गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था थ्योरी ऑफ सप्लाई इन परफेक्ट कंपटीशन, आज हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। ओके, हमने अपने प्रीवियस जो क्लासेस थी उसमें पढ़ा था इस चैप्टर के बारे में कि सप्लाई होता क्या है, सप्लाई फंक्शन क्या होता है और लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। इसकी अजम्पशंस पढ़ी थी, मान्यताएं पढ़ी थी हमने सप्लाई की, और साथ में इसके अपवाद की पूर्ति का नियम कहाँ पर लागू नहीं होता। ठीक है, कर पढ़ा था हमने इसका कि इंडिविजुअल और मार्केट टू टाइप्स की होती है हमारे पास कर। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है चेंज इन सप्लाई और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। मीन्स पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन और पूर्ति में परिवर्तन। जैसे आपने मांग वाला चैप्टर किया था, डिमांड वाला, तो वहाँ पर भी आपने मांग की मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन दो टॉपिक्स पढ़े थे। सेम ऐसे ही है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम कर रहे हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। ठीक है, जब पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन होता है तब उसे कहते हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, की पूर्ति में विस्तार और संकुचन। और चेंज इन सप्लाई में आता है इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई, पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी। ओके, तो अब हम पढ़ रहे हैं एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। ये आपका क्वेश्चंस कई तरह से पूछा जा सकता है, जैसे कि पूर्ति में विस्तार और वृद्धि समझाइए, या इन दोनों में डिफरेंस समझाइए। पूर्ति में संकुचन और कमी को समझाइए, या इनका डिफरेंस समझाइए। या कि पूर्ति में विस्तार और संकुचन की धारणा को कर्व द्वारा समझाइए। जैसे डिमांड का टॉपिक था, इससे रिलेटेड ये भी ऐसा ही है, बस आपको लॉ ऑफ सप्लाई थोड़ा सा याद रखना है। तो देखिए, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, पूर्ति में विस्तार। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज ड्यू टू राइज इन इट्स प्राइस, इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा हुआ है कि कई सारे फैक्टर्स हैं जो किसी वस्तु की सप्लाई को इफ़ेक्ट करते हैं। कई सारे फैक्टर्स हैं जो इसको इफ़ेक्ट करते हैं, तो उनकी वजह से प्राइस और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई का रिलेशन चेंज हो जाता है। इसलिए यहाँ पर अदर थिंग्स बीइंग इक्वल कहा जाता है, यही लॉ में कहा जाता है ये चीज़ें। और एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई में, तो एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अन्य बातें समान रहने पर, व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज, जब किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा बढ़ जाती है ड्यू टू राइज इन इट्स प्राइस, उसकी कीमत के बढ़ने की वजह से, तो उसे एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कहते हैं। देखिए, लॉ ऑफ सप्लाई जो कहता है वो कहता है कि किसी वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति में पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर कीमत बढ़ जाती है तो सप्लाई बढ़ जाती है, कीमत कम हो जाती है तो सप्लाई कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर है एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। एक्सटेंशन मीन्स विस्तार, मीन्स बढ़ाना है सप्लाई को। और सप्लाई कब बढ़ेगी? जब प्राइस बढ़ेगा। तो शॉर्ट वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि जब अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से जब उसकी पूर्ति की मात्रा बढ़ जाती है तब उसे पूर्ति में विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कहा जाता है। इसका टेबल देखिए,
प्राइस जब 1 था तब उसकी एक ही क्वांटिटी की सप्लाई हो रही थी। प्राइस बढ़कर 5 हो गया तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ के 5 हो गई। कर्व देखिए, वाई ओ एक्सिस पर प्राइस लिया है, ओ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी। ठीक है, जब प्राइस 1 है तो क्वांटिटी भी 1 है, जो कि ए पॉइंट से टच होता है यहाँ पर एस एस कर्व। और जब प्राइस बढ़कर 5 हो जाता है तो इसकी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई भी इंक्रीज होकर 5 हो जाती है। अब कर्व देखिए, तो ए से बी की तरफ जो एरो का साइन जा रहा है, ठीक है, ए से बी की तरफ ये जो साइन गया है, ये आपका कहलाएगा एसएस। तो आपका सप्लाई कर्व है, लेकिन ये एरो शो करेगा कि सप्लाई एक्सटेंड हो रही है, बढ़ रही है। गेटिंग? अब कॉन्ट्रैक्शन इसका अपोजिट है, वहाँ पर एक कम होगा। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेज ड्यू टू फॉल इन इट्स प्राइस, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। मीन्स अन्य बातों के समान रहने पर, अन्य बातें समान बता दिया है आपको, मीन्स वो फैक्टर यहाँ पर काम ना आए, डिमांड सप्लाई को टच ना करें। तो अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है, कीमत उसकी फॉल हो जाती है, गिर जाती है, तो उसकी क्वांटिटी सप्लाई, उसकी पूर्ति की मात्रा भी कम हो जाती है। मीन्स अन्य बातों के समान रहने पर, कीमत के कम होने पर उस वस्तु की अगर पूर्ति की मात्रा कम हो जाती है तो उसे मांग का संकुचन, पूर्ति का संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कहा जाता है। टेबल देखिए, प्राइस 5 था तब क्वांटिटी सप्लाई भी 5 थी, यानी 5 वस्तुओं की 5 यूनिट्स की क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी। अब प्राइस डिक्रीज होकर या फॉल होकर 1 हो जाता है तो सप्लाई भी कम हो जाती है 1। कर्व एक्सटेंशन की तरह है, बस यहाँ पर जो एरो है वो ए से बी की तरफ जाएगी, क्योंकि सप्लाई पहले ए थी 5 पर थी, अब 1 पर हो रही है तो डिक्रीज हो रही है, तो एरो नीचे की तरफ जो शो करेगा दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। अब हमारा आता है सेकंड पॉइंट, दैट इज इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई और चेंज इन सप्लाई। पहला था चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, तो उसमें एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन आया था। अब है चेंज इन सप्लाई, इट मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज, पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी। तो पहला पॉइंट है हमारा इंक्रीज इन सप्लाई, पूर्ति में वृद्धि। यहाँ पर अदर थिंग्स बीइंग इक्वल को नहीं लेना है, क्योंकि प्राइस के अलावा सारे फैक्टर्स इस पर इफेक्ट डालते हैं। किसी चीज़ को तो यहाँ पर कांस्टेंट रखना होता है। तो देखिए ये क्या कहता है कि मोर सप्लाई एट सेम प्राइस, मोर सप्लाई एट सेम प्राइस और सेम सप्लाई एट लेस प्राइस। मोर सप्लाई एट सेम प्राइस मीन्स उसी कीमत पर अगर सप्लाई बढ़ जाए, मीन्स सप्लाई अगर कांस्टेंट रहता, प्राइस अगर कांस्टेंट रहता है, प्राइस अगर कांस्टेंट रहता है तो उसकी जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है। ठीक है, मोर सप्लाई एट सेम प्राइस यानी उसी कीमत पर अगर सप्लाई बढ़ जाती है, या सेम सप्लाई एट लेस प्राइस, या कीमत अगर कम हो जाए तो सप्लाई उतनी ही रहती है। मीन्स दोनों तरह से सप्लाई बढ़े, या तो सेम कीमत पर ही सप्लाई बढ़े या कीमत के कम होने पर सप्लाई चेंज ना हो, तो उस कंडीशन में इंक्रीज इन सप्लाई की कंडीशन होती है। ठीक है, तो आप शॉर्ट वर्ड्स में कह सकते हैं कि समान कीमत पर अगर पूर्ति बढ़ जाती है या कीमत के कम होने पर पूर्ति बढ़ जाती है, उसे हम सप्लाई में या पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। ठीक है, 2 रीजन दिए थे यहाँ पर, तो अब वो ही बताते हैं।
फर्स्ट है सेम प्राइस मोर सप्लाई। प्राइस तो सेम है लेकिन सप्लाई बढ़ रही है। देखिए, जब पहली टेबल का जो फर्स्ट पार्ट है वो देखिए, जब कीमत 3 थी तब सप्लाई भी 3 हो रही थी। कीमत अभी भी 3 है लेकिन सप्लाई 4 हो गई है, तो ए कंडीशन में ये शो किया गया है। अब बी कंडीशन देखिए, अब प्राइस लेस हो रहा है 3 से 2 और जो सप्लाई है वो एज इट इज़ है 3 to 3। बी कंडीशन है, तो 2 कंडीशन अप्लाई होती थी कि अगर सेम प्राइस पर सप्लाई बढ़ जाती है या प्राइस के कम होने पर सप्लाई सेम रहती है तब वो इंक्रीज इन सप्लाई का दिखाता है। यहाँ पर जो सप्लाई कर्व है एस वो अपनी जगह से राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। एस चेंज होकर S1 हो जाएगा। ओके, आप इनको जिस तरह से यहाँ पे नंबर 1 2 3 प्राइस और क्वांटिटी के नंबर लेके करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज आप नॉर्मली एस कर्व बनाया, ठीक है, उसको राइट की तरफ आपने शिफ्ट कर दिया SS1 के नाम से, तो SS और SS1 के बीच में जो गैप है दैट इज इंक्रीजिंग सप्लाई। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग सप्लाई, कि जो पूर्ति है उसमें उसके बढ़ने के क्या कारण है। ठीक है, कि पूर्ति में जो वृद्धि होती है उसके क्या कारण है। आप पूर्ति में वृद्धि के कारण याद कर लेना, ये आपको अपने आप हो जाएंगे। नंबर 1, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो क्या क्या था फर्स्ट पॉइंट, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है यानी अगर अच्छी टेक्नोलॉजी लगाई जाती है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी। सेकंड पॉइंट है रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कॉजिंग फॉल इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं उनकी कीमत कम हो जाती है, प्रोडक्शन के फैक्टर की ठीक है, अगर प्रोडक्शन की कॉस्ट गिर जाती है, किस वजह से गिर सकती है, बहुत सारे रीजन होते हैं प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होने से। यहाँ पर फैक्टर का भी, तो प्रोडक्शन की जो फैक्टर्स हैं उनकी अगर कीमत कम हो जाती है तो प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे क्योंकि ज़्यादा पे नहीं करना पड़ रहा है, और प्रोडक्शन ज़्यादा होने से सप्लाई बढ़ जाएगी। थर्ड है व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटिंग गुड्स इन डिक्रीज, जब कंपटीशन वाली जो गुड्स हैं, कॉम्पिटिटिव जो गुड्स हैं, अगर उनकी कीमत गिर जाती है, उनकी कीमत गिरेगी तो उनकी सप्लाई कम होगी। ठीक है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, अगर मार्केट में फर्म्स की संख्या बढ़ जाती है, फर्म ज़्यादा हो जाती है, तो ज़्यादा फर्में होंगी, ज़्यादा सप्लाई अवेलेबल कराएंगी। फिफ्थ पॉइंट है व्हेन द फर्म एक्सपेक्ट अ फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन नियर फ्यूचर, अगर फर्म को ये लगे कि आने वाले टाइम में वस्तु की कीमत कम हो सकती है तो वो प्रेजेंट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई अवेलेबल कराएंगी। व्हेन द गोल ऑफ फर्म शिफ्ट फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टू सेल्स मैक्सिमाइजेशन, जब फर्म का जो उद्देश्य है, जो गोल है, वो अधिक प्रॉफिट कमाना होता है मोस्टली फर्म का गोल, अगर वो अधिक प्रॉफिट कमाने की अपेक्षा अधिक सेल हो जाए, यानी सेल ज़्यादा करनी है, सेल ज़्यादा होगी तो बहुत ज़्यादा गुड्स चाहिएंगी, गुड्स की सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, एंड सेवन्थ एंड द लास्ट पॉइंट, इंक्रीज इन सब्सिडीज़ और डिक्रीज इन टैक्स। सब्सिडीज़ क्या होती है, गवर्नमेंट की तरफ से जो आर्थिक सहायता दी जाती है दैट इज़ सब्सिडीज़, और टैक्सेज आप जानते हो, अगर प्रोडक्शन पर टैक्स कम हो जाए और गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देने लगे ज़्यादा तो भी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और सप्लाई बढ़ जाएगी। आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, डिक्रीज इन सप्लाई, पूर्ति में कमी। लेस सप्लाई एट सेम प्राइस एंड सेम सप्लाई एट हायर प्राइस इज कॉल्ड डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई की तरह ही है, जब सेम प्राइस उसी कीमत पर अगर पूर्ति कम हो जाती है या कीमत के ज़्यादा होने पर पूर्ति समान बनी रहती है, मीन्स
अगर प्राइस सेम है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो पूर्ति कम हो रही है, तब भी उसको डिक्रीज इन सप्लाई कहेंगे। या अगर प्राइस को तो हम बढ़ा रहे हैं लेकिन पूर्ति पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, वो सेम है, तब हम उसको लेस सप्लाई कहेंगे, डिक्रीज इन सप्लाई कहेंगे। टेबल देखिए, फर्स्ट टेबल का जो ए पार्ट है उसमें दिखाया गया है कि जब प्राइस 3 था तब उसकी 3 क्वांटिटी हम सेल कर रहे थे, सप्लाई हो रही थी। अब प्राइस अभी भी 3 है लेकिन अब सप्लाई कम हो गई है, तो डिक्रीजिंग सप्लाई है। अगली कंडीशन में जब प्राइस 3 था, 3 से बढ़कर 4 हो रहा है, तो क्वांटिटी 3 से 3 है, तो बी कंडीशन दिखाती है कि प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। ये भी लेस डिक्रीज इन सप्लाई की कंडीशन है। अब यहाँ पर डायग्राम देखिए, एसएस हमारा यहाँ पर एक्चुअल सप्लाई कर्व है, लेकिन वो ऊपर की तरफ लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होकर S1 हो जाता है। S और S1 के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज डिक्रीज इन सप्लाई। ओके, अब इसके कॉजेज देखिए, इसके कॉजेज जो हैं वो ज़्यादा चेंज नहीं होंगे। आपको अगर इंक्रीज इन सप्लाई के कॉजेज आपको समझ में आ गए हैं तो यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, वो उसके अपोजिट हो जाएंगे। फर्स्ट है हमारा, व्हेन द टेक्निक बिकम्स ऑब्सोलेट रिजल्टिंग इन हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन की कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो टेक्निक और प्रोडक्शन की कॉस्ट अगर ज़्यादा हो जाती है तो प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई भी कम जाएगी। सेकंड, व्हेन फैक्टर प्राइस इंक्रीज कॉजेज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर फैक्टर के जो प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइजेज, अगर इनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है, अगर फैक्टर्स की कीमत बढ़ जाती है तो प्रोडक्शन की कॉस्ट ज़्यादा होगी, और अगर अधिक प्रोडक्शन की कॉस्ट होगी तो प्रोडक्शन कम करेंगे और सप्लाई भी कम हो जाएगी। थर्ड है, व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटिंग गुड्स इंक्रीज। अगर जो प्रतिस्पर्धा वाली वस्तुएं हैं, यानी जो कंपटीशन वाली जो वस्तुएं हैं जो एक दूसरे से कॉम्पिटिट करती हैं, अगर उनकी कीमत बढ़ जाए, उनकी कीमत बढ़ेगी तो उनकी सप्लाई बढ़ जाएगी, और उनकी सप्लाई बढ़ेगी तो फिर दूसरी गुड्स की सप्लाई में कमी आएगी, क्योंकि कीमत उनकी ज़्यादा है तो उन्हीं को ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। फोर्थ है, डिक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म इन द मार्केट। अगर मार्केट में से फर्म की संख्या कम हो जाती है, ठीक है, अगर मार्केट में से फर्म कम हो जाएंगी, कम ही सप्लाई कराने वाली फर्म्स रहेंगी, तो सप्लाई जो है वो कम जाएगी। फिफ्थ है, व्हेन द फर्म एक्सपेक्ट्स अ राइज इन कमोडिटी प्राइस इन द नियर फ्यूचर। अगर फर्म को पता चलता है कि आने वाले टाइम में इस वस्तु की कीमत ज़्यादा होने वाली है, तो फर्म क्या करेगा, तो फर्म प्रेजेंट टाइम में अपनी उस कमोडिटी की सप्लाई को कम कर देगा, क्योंकि फ्यूचर में उसकी कीमत ज़्यादा होंगी तो उसको फ्यूचर में ही बेचने की कोशिश करेगा, तो इसलिए प्रेजेंट में वो उसकी सप्लाई कम करेगा। और यहाँ बात हो रही है प्रेजेंट सप्लाई की, ठीक है। 6th पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म शिफ्ट फ्रॉम सेल्स मैक्सिमाइजेशन टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर फर्म का उद्देश्य है बिक्री बढ़ाना ना होकर लाभ अधिक करना हो, यानी बिक्री तो चलो हो जाएगी लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सकता है वो महंगी वाली वस्तुएं बेच के लाभ कमाना चाहे, कुछ और भी तरीके हो सकते हैं। तो जब उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जब उसका गोल होगा फर्म का, तो वो ज़्यादातर महंगी चीज़ें बेचेगा और वो प्रॉफिट कमाने वाली वस्तु ज़्यादा, तो उससे सेल कम होगी, सेल में वो कमी करेगा, और सेल में कमी होने से सप्लाई कम हो जाएगी। एंड द लास्ट पॉइंट इज डिक्रीज इन सब्सिडीज और इंक्रीज टैक्स। सब्सिडीज का मीनिंग मैंने आपको इंक्रीज इन सप्लाई के कॉजेज में बताया था,
अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज़ कम दे, आर्थिक सहायता गवर्नमेंट कम प्रोवाइड कराए और टैक्सों को बढ़ा दे, टैक्स बढ़ने से प्रोडक्शन पर कॉस्ट बढ़ जाएगी, कई तरह की कीमत बढ़ जाएगी कई वजह से प्रोडक्शन के फैक्टर्स वगैरह की, तो फिर प्रोडक्शन कम होगा, उसकी लागत ज़्यादा आएगी तो प्रोडक्शन कम होगा, तो सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, अब है हमारा हाउ डज चेंज इन टेक्नोलॉजी अफेक्ट कर्व, अफेक्ट सप्लाई कर्व। यहाँ पर मैंने सिर्फ कर्व की हेल्प से लिखा है, मैं आपको और भी बता देती हूँ क्या है। देखिए, अगर जो टेक्नोलॉजी है, अगर टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो सप्लाई कर्व पे क्या इफ़ेक्ट आएगा, टेक्नोलॉजी के चेंज होने पर सप्लाई कर्व पे क्या इफ़ेक्ट आएगा। ठीक है, देखिए हमने वाई ओ एक्सिस पर प्राइस लिया है, ओ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी ली है। ठीक है, अभी यहाँ पर एक ही कर्व दिखाया है मैंने, यहाँ पर S1 आपको कर्व दिख रहा है जो कि प्राइस को के पर काटता है। तो S1 जो कर्व है वो कर्व है सप्लाई कर्व। पीरियड टू टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट, वो तकनीक में परिवर्तन होने से पहले है। ठीक है, कि मान लो हमारा नॉर्मल कर्व S1 है और के प्राइस है और ये के बिंदु पर टच कर रहा है। अब हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। टेक्नोलॉजी अगर इम्प्रूव हो जाती है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन के बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी, और जब सप्लाई बढ़ती है तो क्या था, कीमत में चेंज हुए बिना या कीमत के समान रहने पर जो उसकी कंडीशन थी, अन्य किसी इफेक्ट से अगर सप्लाई बढ़ती है तो उसको इंक्रीजिंग सप्लाई कहा जाता है। तो सप्लाई यहाँ पर S1 से S2 हो गई है, किस वजह से, टेक्नोलॉजी के इम्प्रूव होने की वजह से, यानी अच्छी टेक्नोलॉजी लगने से। तो क्या हुआ है, के वो आई बिंदु पर उसको टच करेगा, एस और आई के बीच का जो गैप है वो दिखाएगा कि कर्व S1 से बढ़कर इम्प्रूव होकर यानी शिफ्ट होकर S2 राइट तरफ हो जाता है, जिससे पता चलता है कि टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव हुआ है। तो नॉर्मली क्या कह सकते हैं, अगर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है तो जो पूर्ति कर्व है वो अपनी जगह से दाईं तरफ खिसक जाएगा, और अगर टेक्नोलॉजी पुअर हो जाती है तो वो लेफ़्ट की तरफ खिसक जाएगा। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के क्या इफ़ेक्ट होता है, अगर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है, अच्छी हो जाती है, तो सप्लाई कर्व अपनी पहली जगह से शिफ्ट होकर दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और अगर टेक्नोलॉजी ख़राब हो जाती है, पुअर हो जाती है, तो सप्लाई कर्व अपनी प्रीवियस पोजीशन से शिफ्ट होकर लेफ़्ट की तरफ, बाईं तरफ चला जाएगा। गेटिंग। अब है हाउ डज चेंज इन इनपुट प्राइस अफेक्ट सप्लाई कर्व। इनपुट प्राइस मीन्स प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनपुट प्राइस का मतलब होता है आगतों की कीमत। ठीक है, यानी साधनों की कीमत, उत्पादन के साधनों की कीमत किस तरह से इफेक्ट डालती है। देखिए, अगर उत्पादन के साधनों की कीमत बढ़ जाती है तो कम साधन हायर करेंगे, कम साधन हायर होंगे तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई कम होगी, और अगर प्राइस कम हो जाते हैं तो ज़्यादा साधन हायर किए जाएंगे, और ज़्यादा साधनों से प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और प्रोडक्शन ज़्यादा होने से सप्लाई भी ज़्यादा होगी। तो ये मैंने आपको कर्व के थ्रू समझाया है। देखिए, S1 जो यहाँ पर है वो आपका सप्लाई कर्व है। ठीक है, और अगर इनपुट जो हैं, जो साधन हैं, उनकी अगर कीमत कम हो जाती है तो कीमतें कम होने पर आप सोचिए, अगर कीमत कम होगी, प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर हायर किए जाएंगे, अधिक फैक्टर हायर होने से प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होने से सप्लाई ज़्यादा होगी, और सप्लाई ज़्यादा होने से सप्लाई कर्व अपनी प्रीवियस पोजीशन से शिफ्ट होकर राइट की तरफ हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या थी, अगर प्राइस
ज़्यादा हो जाते हैं तो प्राइस के ज़्यादा होने पर फैक्टर्स कम हायर किए जाएंगे। कम फैक्टर्स हायर होने से प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होने से सप्लाई कम होगी, और सप्लाई कम होने से जो आपका सप्लाई कर्व है वो अपनी प्रीवियस पोजीशन से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो S1 यहाँ पर एक्चुअल सप्लाई कर्व है। S2 सप्लाई जो इनपुट्स हैं प्रोडक्शन के उनमें कमी होने की वजह से वो S2 शिफ्ट हो गया है, और प्रोडक्शन के जो फैक्टर हैं उनकी कीमत के बढ़ने से वो S1 की जगह S3 शिफ्ट हो गया है। गेटिंग। अब आता है सप्लाई बिहेवियर अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड्स के अकॉर्डिंग सप्लाई बिहेवियर कैसा हो सकता है, यानी सप्लाई कर्व टाइम पीरियड में कैसा होगा। तो हमने टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है वेरी शॉर्ट पीरियड, सेकंड है शॉर्ट पीरियड, और थर्ड है लॉन्ग पीरियड। ठीक है, तो चलो हम फर्स्ट देख लेते हैं। ड्यूरिंग वेरी शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट होता है अति अल्पकाल, यानी अल्पकाल जो समय अवधि होती है उससे भी कम समय होता है ये। तो देखिए अल्पकाल में प्रोडक्शन के फैक्टर्स को बहुत जल्दी, तो अति अल्पकाल ले लेते हैं फिलहाल हम। अति अल्पकाल में प्रोडक्शन के फैक्टर्स कांस्टेंट हो जाते हैं सारे ही, तो हम प्रोडक्शन को तो नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता तो मार्केट में सप्लाई भी ज़्यादा नहीं होगी। जितना हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, हमने प्रोडक्शन करके कुछ उसका पार्ट मार्केट में बेचने के लिए अवेलेबल कराया और कुछ हमने स्टॉक रखा, तो हम सप्लाई को सिर्फ स्टॉक तक ही बढ़ा सकते हैं। जितना स्टॉक है तब तक हम सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। हम सप्लाई को बढ़ाने के लिए तुरंत प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो इसलिए जो सप्लाई कर्व होता है वो वेरी शॉर्ट पीरियड में परफेक्टली इन इलास्टिक होता है, पूर्णतः बेलोचदार होता है, OYX के पैरेलल होता है, या आप कह सकते हो कि कांस्टेंट होता है। सप्लाई कर्व कांस्टेंट होता है, वो उसे हम घटा बढ़ा नहीं सकते। सिर्फ अपने स्टॉक तक, जितना हमारे पास का स्टॉक बचा हुआ है उतना ही हम उसे दे सकते हैं। सेकंड है ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड वेरी शॉर्ट से तो ज़्यादा होता है। यहाँ पर प्रोडक्शन का एक फैक्टर वेरिएबल होता है। हमने फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन किए थे, प्रोडक्शन के लॉ किए थे, तो पता है हमें उसमें कि सप्लाई प्रोडक्शन से रिलेट होती है। तो शॉर्ट पीरियड में एक फैक्टर वेरिएबल होता है, परिवर्तनशील होता है, बाकी सारे फैक्टर फिक्स होते हैं। तो हम प्रोडक्शन को सिर्फ वन वेरिएबल फैक्टर की हेल्प से बढ़ा सकते हैं। तो प्रोडक्शन बढ़ता तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता। तो यहाँ पर जो सप्लाई कर्व होता है वो इलास्टिक की तरह ही होता है। ठीक है, उसको हम प्रॉपर ज़्यादा तो नहीं बढ़ा सकते, थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं हम उसे, तो वो भी बेलोचदार कैटेगरी में आता है। कुछ कुछ OYX के पैरेलल ही होता है। अब आता है ड्यूरिंग लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड के दौरान। ठीक है, देखिए लॉन्ग पीरियड जो होता है यह समय की एक बहुत बड़ी अवधि होती है, और लॉन्ग टाइम में प्रोडक्शन के जितने भी फैक्टर्स होते हैं सारे के सारे वेरिएबल होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, कोई भी फिक्स नहीं होता। तो अगर हम प्रोडक्शन को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं हम इजीली कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर प्रोडक्शन को जा सकता है, बढ़ा सकते हैं, और सप्लाई भी बढ़ सकती है। तो इसलिए ये कुछ कुछ OX अक्ष के पैरेलल जैसा होता है, और ये ज़्यादा इलास्टिक होता है। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट पीरियड में जो सप्लाई कर्व होता है वो परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, कांस्टेंट होता है, और ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड यह लेस इलास्टिक होता है, यानी मोर इनइलास्टिक, अधिक बेलोचदार या कम लोचदार कह सकते हो। और ड्यूरिंग लॉन्ग पीरियड के दौरान यह ज़्यादा इलास्टिक होता है, यानी ज़्यादा हम चेंज कर सकते हैं। देखिए इलास्टिक आपको पहले बताया था कि जिसमें बिल्कुल भी चेंज ना हो सके वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, जिसमें कम चेंज हो वो लेस इलास्टिक होता है, और जिसमें ज़्यादा चेंज हो जाए वो परफेक्टली इलास्टिक, जिसमें बहुत ज़्यादा चेंज हो परफेक्टली इलास्टिक, और जिसमें थोड़ा बहुत चेंज हो या ज़्यादा चेंज हो वो मोर इलास्टिक। ठीक है, अगर OYX के पैरेलल है तो वो इनइलास्टिक की कैटेगरी में आता है, यानी लेस इलास्टिक की कैटेगरी में आता है।
अगर वो ओ एक्स अक्ष के पैरेलल है थोड़ा थोड़ा तो वो मोर इलास्टिक की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अभी इसमें थोड़ा सा और रहता है, 1-2 दिन का वीडियो रहती है, तो आपको ये अच्छे से करने हैं। इसी के साथ हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं।